Hello, students. I welcome you all again to this platform. So, today we are going to start our second chapter from the first book, which is The First Flight. We will study today the second chapter, which is Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. Okay, and also we'll do a poem. Okay, so what do you know about this chapter? Okay, what do you know about this chapter means इस चैप्टर में किस बारे में बात की गई है, ठीक है? इस चैप्टर में किस टॉपिक को लेके बात की गई है? सी, इसमें ऐसा कोई कहानी नहीं है, इसमें बहुत ही सिंपल सा स्टोरी है, ठीक है? ऑफ नेल्सन मंडेला हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द साउथ अफ्रीका, ठीक है? कैसे वहाँ पे जो उस टाइम पे अपार्थाइड सिस्टम चलता था, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट, उससे कैसे ओवरकम किया उन लोगों ने, एंड हाउ कम अ ब्लैक मैन बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली नेल्सन मंडेला एक स्पीच देते हैं, ठीक है? नेल्सन मंडेला एक स्पीच में बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ, वो कैसे इस मुकाम पे आए, क्या क्या चीज़ें हुई, वही सब है, ठीक है? तो सी, देयर इज नथिंग स्टोरी इन दिस। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस चैप्टर तुम्हें खुद से बना के लिखने होंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट भी है और ये कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि तुम इसमें कुछ लर्न करने वाली चीज़ नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड देन एवरीथिंग यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। बाकी लिटरेचर में कैसे होता है, तुम्हें पूरी स्टोरी, जहाँ उसने क्या बोला, उसने क्या किया, ये क्या वो, इसमें तो सिर्फ एक स्पीच है पूरे चैप्टर में, ठीक है? तो तुम्हें वो बुक से वो जो स्पीच है उसको प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें, एंड देन उसको अपने वर्ड्स में बना के लिखना। तो दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। ओके, वी ऑल नो हु इज नेल्सन मंडेला, ठीक है? नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन रोहिला मंडेला, ठीक है? ये चैप्टर एक एक्सट्रैक्ट किया गया इनकी ऑटोबायोग्राफी से, that describes the struggle for freedom of black people in South Africa. Black people को कैसे freedom चाहिए थी, कैसे उन लोगों ने freedom प्राप्त की है, उसके बारे में। On 10th May 1994, Nelson Mandela took the oath as a South Africa first black president after more than 3 centuries of white rule. मतलब इन्होंने बताया कि 3 centuries तक वाइट लोगों ने, ठीक है, 3 centuries तक वाइट लोगों ने रूल किया, मतलब समझ लो 200-300 साल तक उन लोगों ने रूल किया। उसके बाद कैसे पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना, उसके बारे में। हिज पार्टी हैड वॉन 252 आउट ऑफ 400 सीट्स। तो जब वोटिंग हुआ, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक है, वहाँ पे भी क्या है, वहाँ पे एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ठीक है? तो वहाँ पे भी वोटिंग हुई वाइट ब्लैक दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं कौन लोग जीत गए? ब्लैक लोग जीत गए विथ 252 सीट्स। एज इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ, पहली बार ऐसा हुआ था इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका कि ब्लैक लोग जो थे वो जीत चुके थे, ठीक है? एंड नाउ ही बिकेम द प्रेसिडेंट। तो आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट क्या क्या चीजें हुई? एक तो जो लोग उनको ऐसे वैसे मानते थे कि नहीं, ये लोग ब्लैक हैं, इनके लिए सब चीज़ें अलग हुई, जो फ्रीडम इन लोग के पास नहीं थी, जो जो चीज़ों से इन लोग को पीछे रखा जाता था, अब वो सारी चीज़ें इनके हित में है। जो वाइट पीपल थे, दे हैड टू रिस्पेक्ट देम नाउ, व्हाई? बिकॉज ही बिकेम द ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है? मैनी डिग्निटरीज एंड पॉलिटिकल फिगर्स फ्रॉम सेवरल कंट्रीज अटेंडेड द इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो जब ये प्रेसिडेंट बने तो ऑब्वियसली बात, इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई होगी, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स आए, वाइट पीपल आए, अलग अलग देशों से लोग आए, दैट टुक प्लेस। अब ये सेरेमनी कहाँ हुई थी? ये सेरेमनी हुई थी इन द यूनियन बिल्डिंग्स अपार्थाइड थिएटर, ठीक है, इन पेट्रोरिया। इन हिज स्पीच, Mandela addressed all the dignitaries respectfully and assured his fellow countrymen that his country would never experience similar oppression by one group over there. तो इन्होंने ना अपनी स्पीच के दौरान में बहुत सारी चीज़ें बताई। इन्होंने बताया कि कैसे वाइट लोगों ने हमारे ऊपर रूल किया, बट इन्होंने अपनी स्पीच में बताया कि अब ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी पार्टी, किसी पार्टी, मतलब कोई भी ग्रुप किसी और ग्रुप को ऐसे कंट्रोल करे या किसी और ग्रुप को नीचा दिखाए, ठीक है? इन्होंने ये विश्वास दिलाया, उन्होंने ये बताया, ठीक है? While taking his vow as the first black president,
Vow means for oath. ठीक है, by taking his oath as the first black president, he established democracy in the country. तो इसी ने democracy लाया था. And said that there would be no discrimination. और इन्होंने बताया कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा बिटवीन पीपल irrespective ऑफ द कास्ट, कलर, क्रीड और रेस. वेरी गुड थिंग. कोई डिस्क्रिमिनेशन, जैसे हमारी इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. ब्लैक साथ में, वाइट साथ में, एक ही सिटी में, एक ही कॉलोनी में या एक ही अपार्टमेंट है, सब रिलीजन के लोग रहते हैं. ठीक है, तो वही बात है. ही अश्योर्ड दैट द गवर्नमेंट वुड ऑलवेज ट्रीट all the people of the country with due respect and equality. इसने इसने पूरी जो चैप्टर है ना, बस इसके स्पीच के ऊपर है कि क्या क्या इसने बोला. The lovely day of inauguration was symbolic of Mandela as the South African people sang two national anthem. वन वर्ड में आ सकता है, ठीक है, कि उन्होंने कौन सा दो नेशनल एंथम गाया. जो वाइट लोग थे, ठीक है, जो लोग वाइट लोग थे उन्होंने गाया नेकोसी सिकिला अफ्रीका. ठीक है, ये इनका सॉन्ग का नाम था ना, जैसे हमारा क्या है वैसे इनका था. एंड द ब्लैक सैंग डाइस्टिम, ब्लैक लोगों ने ये एंथम गाया. एंड द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. तो डाइस्टिम एक ओल्ड एंथम था, वाइट लोगों ने एक नया एंथम बनाया था. ठीक है. All these events reminded Mandela of how black-skinned people were exploited by white people earlier. मंडेला ने बहुत सारी चीज़ बताई कि हम लोग को कैसे ना ऑप्रेस किया जाता था, हम लोग के साथ ऐसे ट्रीट किया जाता था, हम लोग के साथ वैसे ट्रीट किया जाता था. उसने सारी चीज़ें बताई. He deeply felt the pain of his race and said that this type of suppression and racial domination of white-skinned people against the dark-skinned people on their own land gave rise to one of the harshest and the most inhumane society that he had ever seen or ever known. तो इसने यहाँ पे क्या बताया अपने स्पीच के टाइम कि कैसे वाइट लोगों ने हम पे रूल किया, जो सेपरेशन, जो रेशियल डोमिनेशन हम लोग ने फील की वाइट अगेंस्ट द ब्लैक, ये एक राइज, एक हार्शेस्ट एंड द मोस्ट अनह्यूमन सोसाइटी का बिगनिंग था. कैसे वो लोग ये चीज़ें कर सकते थे, बहुत ही अनह्यूमन चीज़ें थी. ही स्ट्रांगली बिलीव दैट नो पर्सन इज बॉर्न टू हेट. उनका ये मानना था कि कोई भी इंसान हेट होने के लिए पैदा नहीं हुआ. एवरीवन हैज द राइट टू लव एंड रिस्पेक्ट लव. ठीक है, जब भी देखो कोई इंसान नहीं चाहता कि कोई हमको हेट करे, या हम भी, कोई भी नहीं चाहेगा कि हम उसको हेट करें. एवरीवन इज बॉर्न टू गेट दैट रिस्पेक्ट, बॉर्न टू गेट दैट लव फ्रॉम अदर पीपल. तो यहाँ पे भी वही है, नोबडी इज बॉर्न to hate the other person on the basis of their skin color, background or religion. ठीक है. See, now you must have many friends. ठीक है. In our friend circle, it's not necessary कि एक ही religion के सारे दोस्त हो. It's not necessary कि एक ही friend circle में सबका skin color same हो. ठीक है. कोई dark skinned होगा, कोई Indian skin tone होगा, कोई बहुत fair होगा, कोई British fair होगा. अलग अलग टाइम के, किसी की हाइट बड़ी होगी, किसी की हाइट छोटी, समवन विल बी हेल्दी, समवन विल बी स्किनी. तो डिफरेंट टाइप के लोग होंगे. स्टिल यू हैव दैट फ्रेंडशिप इन योर ग्रुप. ओके, यही बात की जा रही है यहाँ पे कि ही मेंट कि कोई भी हेट करने के लिए पैदा नहीं हुआ ऑन स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर एंड द बैकग्राउंड. हाउएवर पीपल मस्ट लर्न टू हेट बिकॉज इफ दे लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव एज वेल. बोलते अगर ठीक है, अगर हेट करना भी है, तो अगर हेट कर भी रहे हो तो कहीं ना कहीं you must know how to give love also, as love comes more naturally to humans than hate. लव जो है बहुत नेचुरली आ जाता था. नहीं, हेट किसी से कब होता है हमें, जब किसी ने कुछ ऐसा काम किया जो हमारे एक्सपेक्टेशन से ना हो, या किसी से दो. नफरत इज बहुत बड़ा वर्ड. ठीक है, किसी ना, अरे यार आई हेट यू. अरे हेट यू क्या, हेट यू इज अ वेरी बिग वर्ड. ठीक है, तो हेट यू बहुत सारी चीज़ों के बाद आता है. बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि सामने वाला इंसान अब पसंद नहीं आता है, लेकिन जो प्यार है वो नेचुरली आ जाता है इंसान में. वही बात की गई है यहाँ पे. ही ऑल्सो मेंशन हाउ अ पर्सन बिकम्स ब्रेव not because he does not feel afraid but because he know how to conquer his fears. A very important line. उसने क्या बोला कि a person, और he also mentioned how a person became brave. एक इंसान ब्रेव कैसे बनता है, नॉट बिकॉज ही डज नॉट फील, ऐसा नहीं कि उसको डर नहीं लगता, उसको डर लगता है, बट वो सारे अपने फियर्स को कॉन्कर करके वो ब्रेव बनता है. उसके बाद मंडेला ने क्या बताया, फर्दर मंडेला स्टेटेड दैट एवरी मैन इन लाइफ हैज टू ऑब्लिगेशन. अगेन इससे भी क्वेश्चन आ सकता है ट्विन ऑब्लिगेशन के बारे में. ठीक है, व्हाट डिड ही मेंशन कि हर इंसान, obligations means what, obligations means responsibilities. ठीक है, ही मेंट कि सबकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं.
कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव। तुम्हारी भी है, मम्मी पापा, घर, ठीक है, एक फ्रेंड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स द मदर नेशन, टुवर्ड्स द कम्युनिटी, टुवर्ड्स द कंट्रीमैन। तो इसकी दो ऑब्लिगेशन थी। सेकेंड इज टुवर्ड्स मदरलैंड, countryman and his community. His community means what? The black people. ठीक है, everyone is able to fulfill those obligations according to his own interest and inclinations. तो क्वेश्चन आ सकता है, what did Nelson Mandela meant by twin obligation and how come one fulfill his twin obligation? तो this is the answer. ये short में है, you can elaborate this. However, it was difficult to fulfill both these obligations as a black man. तो इसके लिए कहीं ना ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगी कि हाउ ही कैन फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। ठीक है, अब खुद ही सोचो, एक तो ये ब्लैक, ठीक है, इनकी कम्युनिटी को कैसे ट्रीट किया जाता था? बहुत ही बुरी तरीके से। हाउ ही कुड यू नो टेक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द कंट्री, क्योंकि वहां पे तो ही डिडंट हैड एनी राइट, कुछ बोलो करो तो मार दिया जाता था। इनको 30 इयर्स तक जेल में रखा गया था। Why? Because he took action. Why? Because he stood against this apartheid system. तो इनको 30 इयर्स तक जेल में रख दिया गया था। इसलिए in a country like South, before the democratic wave took over the nation by storm, when Mandela became an adult, he realized that freedom was merely a illusion and temporary in nature of the for the black skinned people of his country. तो जब ये छोटे थे तब इन्हें लगता था कि यही फ्रीडम है, बट व्हेन ही ग्रू अप ही केम टू नो दैट हाउ ब्लैक स्किन पीपल के पास तो फ्रीडम है ही नहीं, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फ्रीडम। तो इनको उनके लिए फ्रीडम चाहिए थी, पहले तो इनको खुद के लिए फ्रीडम चाहिए थी, बट व्हेन ही गॉट टू नो कि इनके जैसे लोगों के पास फ्रीडम ही नहीं है, तो उनको उनके लिए फ्रीडम चाहिए थी। ही वांटेड टू बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड हिज फैमिली ऑल्सो। तो व्हाट डिड ही चूज? ही चूज दिस पाथ कि अगर वो इस चीज़ से फ्रीडम ले आते हैं तो एक तो उनकी ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स कंट्री, टुवर्ड्स कम्युनिटी फुलफिल हो जाएगी, एंड ऑल्सो टुवर्ड्स द फैमिली। वाई? बिकॉज फैमिली वॉज ऑल्सो नॉट फ्री। ठीक है, he felt that they were treated as slaves of exploitation, slave मजदूर। ठीक है, कैसे उन लोग को स्लेव्स जैसे काम कराया जाता है ना, ऑल द पीपल ऑफ हिज रेस वर ट्रीटेड अनफेयरली, और इसके जैसे जो लोग थे वो बहुत ही अनफेयरली ट्रीट किए जाते थे बाय द ब्लैक स्किन पीपल। अकॉर्डिंग टू मंडेला, फ्रीडम वॉज इनडिविजिबल फॉर ऑल, बट द पीपल ऑफ हिज कलर एंड रेस वर बॉन्ड इन द चेन्स ऑफ ऑपरेशन। इसके जैसे जो लोग थे उनको बहुत ऑप्रेस किया जाता था। He knew that the oppressor must be liberated just like the oppressed, because a person who snatches another freedom is also a prisoner of similar oppression. Thus, the oppressor is not free to feel slacked in the chains of oppression himself. तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो ऑपरेशर है और जो ऑप्रेस्ड है दोनों कहीं ना कहीं इक्वली बुरे हैं। ऑप्रेसर कौन? वाइट पीपल। ऑप्रेस्ड कौन? ब्लैक पीपल। ये लोग वाइट के ऊपर, वाइट पीपल जो ऑप्रेसर थे वो लोग ब्लैक को कैसे ट्रीट करते थे? तो इसने बोला कि दोनों की गलती यहाँ पे। एक तो उनके पास फ्रीडम नहीं है कि वो किसी की फ्रीडम छीन ले, और उनके पास ये फ्रीडम नहीं है कि वो उनका कहना माने। तो यहाँ पे वही बात की गई है। ठीक है, अब देखो पूरे चैप्टर में यही था। ठीक है, कुछ एक आध चीजें जो एक्स्ट्रा थी वो यही था कि कैसे जब उन्होंने मतलब वहाँ पे नेशनल एंथम हुआ या जो भी हुआ, वहाँ पे जो लोग आए थे जिन्होंने इनको गिरफ्तार किया था 30 इयर्स बैक, आज वही लोग इनको सल्यूट कर रहे थे। ये सारी चीज़ें थी। तो इस चैप्टर से जनरली क्वेश्चन क्या आ सकता है? फर्स्ट, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर्स के आने के चांसेस है नहीं, बट अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन द फर्स्ट क्वेश्चन कुड कम फ्रॉम द ट्विन ऑब्लिगेशन। ठीक है, second question could come from what? About नेल्सन मंडेला, हाउ उन्होंने कैसे फ्रीडम दिलाई। ठीक है, नेल्सन मंडेला की कैरेक्टरिस्टिक ले लो या उनसे रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट नॉट वन वर्ड आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन वुड कम फ्रॉम द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड वाला पार्ट। ठीक है, एंड द फोर्थ वाज अबाउट हिज स्पीच। तो स्पीच के बारे में तुमको एक ओवरऑल व्यू पता होना चाहिए कि उसने अपने स्पीच में बोला क्या क्या। ट्विन ऑब्लिगेशन बोला, ऑप्रेसर बोला, ठीक है, ये सारी चीज उन्होंने अपनी स्पीच में बोली।
बस यू मस्ट नो द स्पीच, बाकी सब सॉर्टेड है। नेल्सन मंडेला इज अ ग्रेट पेट्रियट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कैरेक्टर स्केच बताना है। वो एक ग्रेट पेट्रियट थे, ठीक है। ही लव्स हिज कंट्री एंड द कंट्रीमैन। फ्रॉम हिम द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका इज हर पीपल, ठीक है। ही हैज अ सैक्रिफाइसिंग नेचर, ठीक है। ही सैक्रिफाइड हिज लाइफ ऑफ कंफर्ट, फैमिली, होम एंड प्लंग इनटू द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ऑब्वियसली उन्होंने यही किया। ही बिलीव्स इन इक्वालिटी फॉर ऑल, वो इक्वालिटी फॉर ऑल में बिलीव करते थे। वो ये भी बिलीव करते थे कि पीपल आर नॉट बॉर्न टू हेट, ठीक है। He opposed the rule of apartheid for which he was declared an outlaw. ठीक है, he was oppressed and tortured in jail for several years, for 30 years. ठीक है, उनको जेल में टॉर्चर किया जाता था, बट ही नेवर ब्रोक, बट वो कभी भी टूटे नहीं। इट शोड्स हिज ट्रेट्स ऑफ टॉलरेंस, करेज एंड perseverance. ठीक है, which twin obligation? See, a question came. Which twin obligation does Nelson Mandela mention in the lesson, and why were he and the rest of black people able to fulfill those obligations? So Nelson Mandela, that every man has twin obligation in life. The first obligation of a man is towards friends, family, parents, ठीक है, wife, children, and he has another obligation also. He has an obligation to his people, his countrymen, and the country. Every man is to do his duty according to the situation and the strength. सब चीज़ें करनी है, ठीक है। हर इंसान को ट्विन ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना है। बट इन साउथ अफ्रीका, सेम क्वेश्चन का आंसर है, बट इन साउथ अफ्रीका फॉर मैन लाइक मंडेला और अनदर ब्लैक to fulfill those obligations. If a man is tried to live as a human being, he was punished and isolated. But अगर कोई actually में एज a human being रहना चाहता था तो उनको क्या किया जाता था, उनको जेल में डाल दिया जाता था या तो उन्हें मार दिया जाता था, ठीक है। Then further what he mentioned, if a man punished, if any person in South Africa tried to do his duty towards the people, he was forcibly separated from his family and home. अगर कोई अपनी ड्यूटी या अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना चाहता था तो उनको उनके घर से दूर ठहरा दिया जाता था। He was forced to lead a life of secrecy and rebellion. उनको वैसी लाइफ जीने को बोला जाता था। नेल्सन मंडेला प्लेस्ड हिज पीपल अबव हिज फैमिली। उन्होंने वो ब्लैक पीपल, उनकी कम्युनिटी को अपने फैमिली से ऊपर रखा। इन अटेम्प्टिंग टू सर्व हिज पीपल, he was prevented from fulfilling his obligation as a son, as a brother, as a father, and as a husband. ठीक है, आंसर satisfactory था। Next, why does Mandela say that freedom is indivisible? मंडेला ने ऐसा क्यों बोला कि जो फ्रीडम है वो indivisible है? How are oppressor and oppressed alike a robber of the humanity? See, question came na. Nelson Mandela believed that freedom is indivisible. His hunger for his own freedom became the greater hunger for the freedom of his people. तो मैंने क्या बोला था, पहले उसको फ्रीडम चाहिए थी खुद के लिए, but then it gradually turned into freedom for his community, his type of people. He couldn't live his life with dignity and self-respect if his own people were bound in the chains. वो खुद उस रिस्पेक्ट, उस वो रह ही नहीं सकता था कि अगर उनके खुद के लोगों को वैसे बांध के रखा जाता था। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ हिज पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। अगर उसमें से किसी की एक पे वो चेन थी, मतलब कोई भी अगर ऑप्रेस हो रहा है तो उसको लग रहा था कि सब ऑप्रेस किए जा रहे हैं, ठीक है। द चेन ऑन ऑल ऑफ हिज पीपल वर द चेन्स ऑन हिम। Nelson Mandela realized that the oppressor must be liberated as surely as the oppressed. ठीक है। A man who takes away another freedom, एक ऐसा बंदा जो दूसरे बंदे की फ्रीडम को छीन लेता है, is a prisoner of hatred, prejudice and narrow mind. मतलब उसकी सोच छोटी है, वो बहुत बड़ा कपटी इंसान है। He is not really free if he is taking away someone else's freedom. वो एक्चुअली में फ्री है ही नहीं, कि काहे की डेमोक्रेसी, वो तो दूसरे की खुद की फ्रीडम ले रहा है ना, तो कहाँ की डेमोक्रेसी। Surely he is not free when his freedom is taken away from him. अब उससे अगर उसकी फ्रीडम ले ले तो वो भी फ्री नहीं है। Thus the oppressor and the oppressed are like robbed of their humanity. ठीक है। What were the difficulties? ठीक है, what were the difficulties faced by Nelson Mandela in achieving freedom for his people? उन्हें क्या क्या difficulties face करनी पड़ी, ठीक है, उसके बारे में है। Nelson Mandela had to undergo many hardships and suffered a lot. The great patriot to sacrifice the comfort of his home and loving family. He was declared an outlaw. उनको 30 years तक जेल में डाल दिया गया था, ठीक है।
He was punished, isolated and put into jail, and his commands were oppressed and tortured beyond tolerance. बहुत torture किया जाता था. He suffered hunger, oppression, injustice, but kept the flame of independence burning in his heart. But उनको जो freedom चाहिए थी, उन्होंने वो चीज़ को कहीं ना कहीं let go नहीं किया, give up नहीं किया. His ungraduated courage, persistent struggle, and unparalleled sacrifice bore fruit, and South Africa got freedom फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थाइड. मतलब ये देखो 1994 में उनको फ्रीडम मिली. मतलब जब इंडिया एक्चुअली में फ्री हो गया उसके बाद उन लोग को जाके फ्रीडम मिली. तो सी कितना यहाँ पे बहुत बुरी हालत थी वहाँ के लोगों की यार. दे वर बर्न्ड, दे वर केप्ट इन जेल, दे वर टॉर्चर्ड बैडली बाय द वाइट पीपल. ठीक है, लगान देखी ना सबने. लगान में क्या होता था, जो वाइट लोग थे वो कैसे जो गरीब लोग थे या जो लोग गांव में रहते थे उनको कैसे वो लोग टॉर्चर करते थे, सेम. ठीक है. नेल्सन मंडेला इज इनॉग्रल स्पीच यूज्ड दीज टू वर्ड्स, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर एंड सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. इसका मतलब क्या था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो वाइट लोगों ने ह्यूमंस पे जो अत्याचार किया था, दैट इज मेंट बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. ठीक है. द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजास्टर वॉज द रूल ऑफ अपार्थाइड. ठीक है, वो ब्लैक और वाइट का डिफरेंशिएशन. दिस डिजास्टर ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ब्रॉट ऑपरेशन, डिप्राइवेशन, cruelty and suffering for black people of South Africa. Blacks were never allowed to visit places reserved for the whites. उनको वो places भी जाने नहीं दिया जाता था जो whites के लिए reserved थी. They led a life of humiliation. At last, on 10th May, after more than 3 centuries of fight, Nelson Mandela African National Congress Party won the elections. Nelson Mandela became the first president of South Africa. The coming into the power of non-racial government was a glorious human achievement. ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे? फर्स्ट पार्ट वॉज ह्यूमन डिजास्टर, क्या अपार्थाइड के बारे में हो गया, और स्लो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट वही कि जब उन्होंने फ्रीडम पाली उसके बारे में था. ठीक है. नाउ इसी के साथ योर फर्स्ट चैप्टर इज डन, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड. नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट. ठीक है, योर सेकेंड पोएम, मतलब डस्ट ऑफ स्नो के बाद ही ये पोएम आती है. तो वील कीप 1 चैप्टर 1 पोएम इन 1 लेक्चर. दैट वुड बी इजी. ठीक है, दो लेसन्स इट वुड बी वेरी लेंथिंग एंड बोरिंग फॉर यू ऑल. तो वील कीप 1 चैप्टर 1 पोएम. फर्स्ट पोएम क्या की थी हमने? फर्स्ट पोएम वॉज डस्ट ऑफ स्नो, अ वेरी इजी बीजी टाइप ऑफ पोएम. सेम इज द फायर एंड आइस ऑल्सो. फायर एंड आइस मीन्स वॉट? हियर पोएट मीन्स वॉट कि द वर्ल्ड विल एंड. ठीक है, उनको लगता है वर्ल्ड एंड हो जाएगा. फायर एंड आइस मीन्स क्या? या तो चाहतों से, डिजायर से, या तो हेट्रेट से. ठीक है, उन्हें लगता है वर्ल्ड एंड हो जाएगा क्योंकि लोगों में इतनी मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे इतनी चाहते, मतलब एज ए ह्यूमंस आवर डिजायर्स आर एंडलेस. सी, इफ हमें कोई चीज मिल जाए तो हमें दूसरी चीज, हमको ये भी मिल जाता तो अच्छा होता, वो भी मिल जाए तो वो भी मिल जाता तो अच्छा होता, ये भी हो जाता तो ये भी अच्छा हो जाता. तो आवर डिजायर्स आर एंडलेस एज अ ह्यूमन बीइंग. एंड ऑल्सो व्हाट? हेट्रेड. वी नो ह्यूमन बीइंग्स में हेट्रेड इतनी है, नफरत इतनी है कि ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला दुनिया खत्म होगी तो यही 2 चीजों से खत्म होगी. ठीक है, तो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट ही मेंट बाय दिस लाइंस. ओके. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस. मीन्स उनका कहना है कि कुछ लोग कहते हैं वर्ल्ड जो है वो डिजायर में खत्म हो जाएगा, चाहते में खत्म हो जाएगा, और कुछ कहते हैं दुनिया जो है वो हेट्रेट में खत्म होगी. ठीक है. For what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. कहते मैंने जो डिजायर, मैंने जो जाना है डिजायर के बारे में, मुझे लगता है दुनिया जो है वो पक्का फायर से खत्म होगी. ठीक है, डिजायर से ही खत्म होगी ही मेंट. ठीक. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट अगर मुझे 2 बार 2 बार दुनिया खत्म, मतलब पेरिश मीन्स डाई, 2 बार मर के उठना पड़े. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. तो इन्हें लगता है दुनिया कहीं ना कहीं आइस से यानी हेट्रेट से खत्म हो जाएगी. टू से दैट फॉर डिस्क्रशन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. सफाइस मीन्स सफिशिएंट. तो इनका कहना है कि अगर आइस से मीन्स व्हाट कि अगर हेट से दुनिया खत्म हो तो वो भी बहुत बड़ी तबाही ला सकता है. ठीक है, वो भी सफिशिएंट है दुनिया को खत्म करने में. तो ये देखो 4 लाइन की पोएम
में क्या था, दुनिया खत्म कैसी होगी, लेकिन इसका डीप मीनिंग है वो हम लोग जानेंगे क्या इसकी समरी में। ठीक है, अब ये ध्यान से सुनना, इस समरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस इसी के आगे पीछे से आ सकते हैं। व्हाट डज पोएट मीन बाय आइस, व्हाई डज ही थिंक द वर्ल्ड विल एंड विद आयर एंड फाइस, यही सब है। द पोएट इज वेरी मच श्योर अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन सम डे। पोएट को पता है कि किसी ना किसी दिन इंसानियत खत्म होने ही वाली है, इंसानियत किसी ना किसी दिन तबाह हो ही जाएगी। He is talking about the two different beliefs regarding the end of this world. एक्चुअली में दुनिया ऐसे खत्म नहीं होगी, बट ये वो बिलीव कर रहा है कि शायद ये दो चीजों से दुनिया पक्का पक्का खत्म हो ही जाएगी। पहली क्या, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ सेइंग ऑफ द पीपल। द पोएट सेज दैट ही इज इन द फेवर ऑफ दोज हु से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। पोएट कहता है मैं उनके फेवर में हूँ जो फायर यानी डिजायर में खत्म हो जाएंगे। This is because he has seen the effect and the result of uncontrollable, very important, uncontrollable and unending desires over the life of human beings. क्योंकि उन्होंने देखा है कि लोगों की जो अनएंडिंग मतलब कि खत्म नहीं होने वाली चाहते वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, मतलब इट्स जस्ट अनकंट्रोलेबल। इतनी वी ह्यूमन बीइंग्स आर सो लालची कह सकते हैं कि हमारे डिजायर्स एंडलेस हैं भाई, एंडलेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट अ पेन, ठीक है, अगर पेन छोड़ो, अगर मुझे एक कोई ड्रेस चाहिए, मुझे वो ड्रेस मिल गई, बहुत टाइम से आई एम डाइंग टू गेट दैट ड्रेस, एक्सपेंसिव थी, मैंने जैसे ना तैसे अरेंज करके मम्मी पापा से रो धो के मैंने वो ड्रेस मंगवा ली। अब ड्रेस मिलने के बाद मेरे को लग रहा है चलो ड्रेस तो आ ही गई, मैचिंग इसके सैंडल्स भी मंगवा लेती हूँ, शूज स्नीकर्स हील्स जो भी उसके साथ वो भी मंगा लिए। अब लग रहा है ये आ ही गया तो इसके साथ पर्स भी मंगवा ही लेती। तो सी मुझे क्या चाहिए थी, सिर्फ वो ड्रेस चाहिए थी, उस ड्रेस के पीछे मैंने कितने सारे, तो यही जो हमारी जो नीड्स है वो एंडलेस हैं। ठीक है, he finds that human evil desires are similar to the fire in the nature। तो उनका मानना है कि जो ह्यूमन के जो डिजायर्स है वो सिमिलर है टू फायर। आग कैसे लगती है, तो वो लगती ही जाती है एक जगह, ही मीन्स दिस। ठीक है, सो दिस फायर में बिकेम अ बिग रीजन टू डिस्ट्रॉय ह्यूमन काइंड। उनको लगता है फायर जो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है ह्यूमन काइंड को खत्म करने का, एंड दिस वर्ल्ड टू, ह्यूमैनिटी तो खत्म हो जाएगी और ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी अगर डिजायर से खत्म हो रहा है तो। ठीक है, second he says on the other hand, the second belief in the regard say that ice is also sufficient for destroying the world। वो कहते हैं कि ice means what, हेट्रेड भी सफिशिएंट है खत्म, वो तो खत्म कर तबाह कर ही देगा, ये भी सफिशिएंट है तबाह करने के लिए। Here the poet compares the nature of ice with hatred feelings। कैसी हेटेड फीलिंग्स है हमारी ऑफ ह्यूमंस विद अदर ह्यूमंस, ह्यूमंस से अनदर कितनी हेटेड फीलिंग है। अगर देखो ऐसा होता है ना कि चलो हम लोग तो अच्छे लोग हैं, ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होंगे ना, अगर तुम्हें सक्सेस मिल रही है, अगर यू हैव स्कोर्ड गुड, तो दे विल फील जेलस, इसको कैसे अच्छे मार्क्स आ गए, ये कैसे टॉप कर गई, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो वही बात है, as ice can make the body numb with its prolonged contact, similarly hatred can also give numbness to our mind and thoughts। बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, क्या है यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैसे एक आइस ह्यूमन बॉडी को नम कर सकता है। जब इंसान मर जाता है ना तो इंसान की बॉडी ना पूरी ठंडी हो जाती है, लाइक एन आइस। ठीक है, तो वही बात की जा रही कैसे एक आइस एक ह्यूमन बॉडी को नम्ब सुन कर देता है। सिमिलरली हेट्रेड जो है, नफरत जो है, वो इंसान के दिमाग और उसके थॉट्स को भी नंब कर सकता है, सुन कर सकता है, मतलब बड़ी बुरी चीज है। एंड हेंस इट कैन मेक अस इनसेंसिटिव एंड क्रूअल, हमें इनसेंसिटिव बना देगा और क्रूअल इंसान बना देगा। Such cruelty towards humanity will be more responsible for the destruction of the world। He means वो ऐसी ह्यूमैनिटी, ऐसी अगर चीज हो जाए ना तो ये तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है डिस्ट्रक्शन होने से, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड कंपेयर टू डिजाइन। इन्हें लगता है कि ये तो उससे भी ज्यादा बुरा है। तो इन शॉर्ट इनका ये कहना है कि आइस तो अपना काम कर ही देगी, फायर भी अपना काम कर देगी, दोनों अपनी जगह तबाह कर देंगे। ठीक है, द स्पीकर ब्रिंग्स अस ऑल इनटू द मिडल ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अब इन्होंने दोनों आर्ग्यूमेंट कर ली, अभी बताना चाह रहे हैं क्या, टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, दो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल की बात करें। वन
who thinks the world will come to fiery and end. Another people think the world will freeze, resulting to the end. ठीक है. Poet is possibly talking about the literally of the end of the world, but he is also talking about the power that human beings have to destroy each other. Power जो human beings है एक दूसरे को तबाह करने की power है. The poet experiences the romantic desire that he has thought, the passion for emotions like love and lust. These probably have the power to turn the earth into a big fireball. लगता है ये सब चीज़ों से ना जो अर्थ है ना वो एक बहुत बड़े फायर आग के गोले में बन जाएगी. बट ही ऑल्सो एक्सपीरियंस अनदर एक्सट्रीम साइड. दिस इज अबाउट कोल्डर इमोशंस लाइक हेट विच हैव ग्रेट डिस्ट्रक्टिव पावर. आइस से तो फायर से तो हो ही जाएगा लेकिन हेट से भी बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा. इट इज कॉमन फैक्ट दैट लव गेट्स ऑल द पब्लिसिटी वेयर एज हेट इज अ साइलेंट किलर. क्या लाइन बोल रहा है पोएट. पोएट ये बोल रहा है कि जो लव है उसको पब्लिसिटी मिलती है भाई. लव गेट्स ऑल द पब्लिसिटी. अगर अगर तुम अगर फैमिली किसी से प्यार तो भाई पता है कि हाँ है पब्लिसिटी मिलती है. लेकिन जो नफरत तुम किसी को बोल नहीं सकते हमको तुमसे नफरत है तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे. कभी हिम्मत है बोलने की. नहीं बोल पाओगे भाई. वही है लव गेट्स ऑल द पब्लिसिटी बट हेट जो है वो साइलेंट किलर है. अगर तुम किसी से नफरत तो पीछे मतलब तुम बहुत कुछ कर सकते हो भाई. साइलेंट किलर है ये. इंसान की फीलिंग्स इमोशन को साइलेंटली मार देगा. इट मे नॉट हैव द सेम इफेक्ट एज फायरबॉल एंडिंग बट इट विल डू द ट्रिक. हाँ डिजायर से तो बहुत बड़ी फायरबॉल एंडिंग मतलब जल उड़ के राख हो जाएगी. बट ये भी कुछ कम नहीं है. ये भी कहीं ना कहीं हेटेड जो है वो भी कहीं ना कहीं इंसान के माइंड और थॉट्स को तबाह कर सकती है. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें मैसेज क्या मिला है इस पोएम से. The metaphors fire and ice are used effectively to convey a definite message. Fire stands for uncontrollable desires, and whereas ice stands for such passion or disaster human beings. Similarly, cold reasoning, avoid of human warmth, love, sympathy, welcome, insensitivity, reality. वही सारी चीज़ें. तुम्हें क्या सीखा कि वर्ल्ड जो है दोनों चीज़ों से ख़त्म हो जाएगी. फायर को एक्सप्लेन कर देना, आइस को एक्सप्लेन कर देना, बात ख़त्म. Why does the poet say, I have tasted of desire, I hold with those who favor fire? इसका मतलब क्या था कि उन्हें लगता था कि जो जानते हैं जो हम ह्यूमन बीट्स के अनकंट्रोलेबल जो डिजायर्स हैं उन्हें लगता है कि इसी से दुनिया तबाह होगी. The poet is similar to the passion of fire and desire in love. He knows how quite well uncontrollable desires and passion and fury lead to our destruction. Similarly, he sided with those people who believe that fire, symbolized by unbrandable passions and desire, will be the real cause of the end of the world. तो तुम्हें ये सेम आंसर नहीं लिखना. तुम अपने वर्ड्स में लिखोगे सिंपल लैंग्वेज में. ठीक है. What do you think would be enough to destroy the world? अब तुम्हें अपने हिसाब से देना. तुम्हें क्या लगता है. ठीक है. आर डिजायर्स एंड हेटेड. तो मुझे यही लगता है कि हमारे डिजायर्स और हेटेड ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं. could destroy the world. According to Poyer, fire represents desire and I represents hatred. Desires like fire spread rapidly, engulf whose life. Similarly, hatred fills life with poison. तो इनका ये कहना है कि जो फायर है बहुत जल्दी फैलेगी और सारी दुनिया को तबाह कर देगी. लेकिन जो आइस है वो भी कहीं ना कहीं लाइफ में एज अ जहर काम करेगी. वो धीरे 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 तबाह करेगी लेकिन तबाह दोनों करेगी. विल द वर्ल्ड कम टू एंड. व्हाट डज द पोएट से इन दिस रिगार्ड. ठीक है. तो तुमको क्या लगता है वर्ल्ड एक्चुअली में एंड होगा. तो एवरीथिंग दैट हैज अ बिगिनिंग डज हैव एन एंडिंग. हर चीज जो शुरू होती खत्म. अभी लेक्चर शुरू हुआ तो खत्म भी तो होगा ना. एग्जाम शुरू हुए तो खत्म भी तो होंगे ना. तो वही है. इट इज एन इंटरनल लॉ ऑफ नेचर. इंटरनल लॉ ऑफ नेचर. द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड विल कम टू एंड. जो दुनिया है वो भी एक दिन खत्म होगी. इट विल कम. सालों बहुत हजारों 500 बहुत सालों बाद. someday the poet believe many people believe that the either fire or ice will be the cause of the end of the world. ठीक है. What does the poet think about the end of the world? Who does the poet side with and why? सेम उन्हें लगता है कि फायर से दुनिया खत्म हो जाएगी. क्यों. वही सेम अनडिजायरेबल अनएंडिंग डिजायर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. वही सब लिखना है इसमें. ठीक है. नेक्स्ट. हाउ डज द पोएम डिपिक्ट द टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज. ठीक है. Explain bringing out values which can make a world a better place to live in. ठीक है. In this poem, good question, Robert Frost refers to the contrasting ideas fire and ice as predictions of how the world will end. According to him, some people say that world will end in fire, while others hold with that world will end in ice. The poet
equates the desire and fire hatred with ice. Both the desire and hatred are growing with such a rapid speed that the world will end one day. Yes, हेट्रेड कैन, ये हमको खुद से बताना है कि तुम्हें क्या लगता है. मुझे लगता है हाँ भाई, हेट्रेड जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है वर्ल्ड को. इनटॉलरेंस इन बिहेवियर क्रिएट्स द हेट्रेड दैट लीड्स टू फरी एंड क्रुएलिटी. वन बिकेम्स हार्ड हार्टेड, पत्थर दिल, एंड इनसेंसिटिव टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स. ठीक है. लव, ब्रदरहुड, टॉलरेंस, पीस, ये सारी चीज़ें जो है, अगर ये सारी चीज़ें हम लोगों में होंगी तो कहीं ना कहीं ये जो दुनिया है वो बहुत ही सुंदर और बेटर प्लेस बन जाएगी इंसानों को रहने के लिए. ठीक है. तो बहुत ही अच्छी पोएम थी, चैप्टर भी मज़ेदार था. आज की क्लास आई होप तुम लोग बोर नहीं हुए होगे. ठीक है, मज़ा आया होगा. फायर एंड आइस देख लो कैसे उसको रियल लाइफ से पोएट ने इसमें जोड़ दिया है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास, ओके, next class we'll do another again of another chapter and the another poem. ठीक है. So all the very best बच्चों, and please after reading, after listening to this lesson, after listening to this lecture, don't be sure, you have to practice question and answers, you have to see questions, you have to study from the NCERT. ठीक है. NCERT से ही बेटा सारे क्वेश्चन आते हैं, इंटरनली वहीं से आते हैं. NCERT को भगवान मानो अभी. ठीक है. सारे सब्जेक्ट सिर्फ NCERT ही फॉलो करो. Okay, so read each and every line of NCERT, read each and every question answers given inside the book, inside the chapter and outside the chapter also. ठीक है, that is very much important. और जो मैंने जो questions कराए, these are also important. These questions have came in past 5 to 10 years. These are researched question. Like you know, chapter के inside कुछ इसमें NCERT वाले भी question होंगे. ठीक है. तो practice hard and focus on your boards. Thank you very much for today's class.